नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, क्लास 10th का चैप्टर वाइज मैथ का सीरीज स्टार्ट किया जैक बोर्ड के लिए। तो उसी सीरीज में हम लोग का दूसरा जो वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरे लेक्चर को हम लोग पहले दिन क्या किए थे, 1.1 तक जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे और जितने थ्योरी थे उन्हें हमने डिस्कस कर दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको समझने का आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले ये क्या बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब गुणनखंडित किया जा सकता है, मतलब गुणन के रूप में खंडित मतलब तोड़ दिया जा सकता है गुणन के फॉर्म में। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कहने का मतलब आप समझिएगा, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 20 लिखा हुआ है, तो 20 को यदि हम लोग इससे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड यदि निकालते हैं तो इसको दो बार में लगाएंगे, हम लोग के पास होगा 20, दो बार में हम लोग लगाएंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 और दो बार में लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 40 बराबर क्या आ जाएगा हम लोग के पास 2 × 2 × 2 × 5। अब देखिए इसे अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, तो आप समझने का सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ये जो 2 है और 5 है इसी का मल्टीपल के फॉर्म में लिखा गया है, 2 की पावर 3 × 5। तो यहाँ पे जो 2 और 5 हैं वो क्या है, अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या मैंने आपको पहला लेक्चर में बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सिर्फ खुद से कटे और 1 के टेबल से कटे। तो 2 जो है वो खुद से कटता है और 1 का टेबल से कटता है, 5 भी 1 का टेबल और खुद का टेबल से कटता है। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो किसी भी आप भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, वही चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अब आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में खंडित कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या बोलता है कि जो 40 लिखा हुआ है इसको यहाँ पे बॉक्स बना देगा और यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से बॉक्स में तोड़ देगा। अब यहाँ पे लिख देगा 2 और यहाँ पे आपसे पूछेगा कितना होगा, आप ही बताएं यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो इसको 2 भाग में तोड़ा गया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सेम इसी तरह क्या करेगा, फिर इस 20 को तोड़ दिया जाएगा और यहाँ लिख देगा 2। अब पूछेगा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। फिर सेम इसी तरह क्या करेगा, फिर यहाँ पे डिवाइड करेगा, यहाँ पे लिख देगा 2 और यहाँ पे क्या होना चाहिए पूछेगा, तो आप बता सकते हैं 5 होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से भी आपको मिला 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 × 5 = 40। तो कितना हो गया, 40 मिल गया हम लोग को। आगे ये बोलता है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए इसको समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल हम 60 का लेते हैं। तो 60 को लिखने के लिए आप क्या लिखिएगा, 2 बार में लगाइएगा तो होगा 30, फिर 2 बार में लगाइएगा तो आपके पास होगा 15, फिर 3 बार में लगाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 5। अब 60 के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे समझिएगा ये जो 60 है वो तभी आ सकता है जब 2 2 हो, 3 1 हो और 5 1 हो, और कभी भी 60 नहीं आ सकता है, ठीक है, 60 नहीं आ सकता है। इसका कहने का मतलब है कि आप क्रम को चेंज कर सकते हैं लेकिन वो जो नंबर आ रहा है उसको चेंज नहीं कर सकते। क्रम को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप 60 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 5। सेम इसी तरह 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 2 × 2, या फिर 60 को इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 3 × 2। तो इस तरह का आपके पास बहुत सारा चॉइस है। आप इसमें ध्यान दीजिए, आप यदि गौर कीजिएगा तो आप इसमें सिर्फ इसका कर्म को चेंज कर रहे हैं, क्रम को चेंज कर रहे हैं। 2 2 पहले लिखा हुआ था, फिर 3 5, पहले आप क्या किए, इस बार 2 3 2 5 लिख दिए, पहले 3 5 लिख दिए, फिर बाद में 2 लिख दिए, पहले 2 5 लिख दिए, बाद में 3 2 लिख दिए। नंबर वही है, 2 2 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है, लेकिन आप सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, क्रम चेंज कर रहे हैं इसका। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और 60 किसी भी केस में नहीं आ सकता है, सिर्फ इसी केस में आ सकता है, पॉसिबल है यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख रहे हैं तो 2 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगा। ये होता है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का आपको कुछ सवाल मिलेगा तो आप इसको आज बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने से हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ मिलता है कि कुछ क्वेश्चन पे आप डिस्कस कीजिए। कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब यहाँ पे क्या समझना है हम लोग को, बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। n कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब यहाँ पे आपको हम एक चीज़ पहले बताते हैं, 4 लिखा हुआ मान लीजिए, 4 की पावर 0, तो कोई भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, a की पावर 0 1 होता है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। 4 की पावर 4 कितना होता है, 64 × 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 256।
तो अब गौर कीजिए, कभी भी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा जब यूनिट डिजिट में मेरा 0 आएगा, 1 आएगा। देखिए ये तो पहला था, अब पावर यदि बढ़ाएंगे तो या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा ही यूनिट डिजिट में। तो ये बोलता है 4 की पावर n, n का किस वैल्यू के लिए, n के किस वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 आएगा। आप ही सोचिए 0 कब पॉसिबल होता है। 0 बनाने के लिए हम लोग को एक 2 चाहिए होता है और एक 5 चाहिए होता है, क्योंकि 2 गुना 5 कितना होता है 10, तभी पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ 2 तो मिल जाएगा हमको, 4 की पावर n में 2 तो मिल जाएगा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और उसका पावर n लिख सकते हैं। इस 4 को लिखने का तरीका 2 तो हमको मिल जाएगा, लेकिन कभी भी 5 मिल पाएगा क्या, तो 5 नहीं मिल पाएगा। 4 की पावर n का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसका यदि गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कभी भी 5 नहीं आ पाएगा, कभी भी 5 नहीं आ सकता है। तो 5 कभी आ ही नहीं पाएगा, तो कभी 10 बन ही नहीं पाएगा, और कभी 10 नहीं बन पाएगा तो उसमें लास्ट में 0 कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि n का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है, n बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिख सकते हैं हम लोग। मतलब ऐसे यदि लिखना होगा तो n, ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई संख्या n, या फिर लिख सकते हैं सिंपल n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ये लिखेंगे हम लोग, ये लिख देंगे हम लोग आसानी से। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें सिर्फ 2 आता है, 5 तो आएगा नहीं। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 4 की पावर n में 5 कभी भी नहीं आ पाएगा, और 5 नहीं आने पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो कभी 10 हो नहीं पाएगा, इसलिए अंक में कभी भी 1 नहीं आएगा। 2 के अतिरिक्त तो कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त क्या लिखेंगे, 4 की पावर n में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और 10 बनाने के लिए एक 5 चाहिए, तो 5 इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोला है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से आपको बनाना है एचसीएफ और एलसीएम। 2 नंबर दिया गया 6 और 20। तो देखिए इस नंबर से तो बनाना तो है, लेकिन इस नंबर के बारे में हम पहले बता चुके हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जब इसका गुणनखंड निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो सिर्फ अभाज्य संख्या मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दें कि एचसीएफ मतलब होता क्या है। एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं मौसपा। और एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में लॉसपा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए, सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें ध्यान रखिए आप, एचसीएफ के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, छोटी घात का गुणनफल। सेम उसी तरह एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, संख्याओं में प्रत्येक, ये उभयनिष्ठ नहीं होगा, इसमें से प्रत्येक क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ की जगह सिर्फ हो जाएगा। देखिए प्रत्येक तक सेम लिखा हुआ है, ये समझिएगा, ये यहीं तक सेम लिखा हुआ है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए सेम उसी तरह गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, बड़ी घात का गुणनफल।
फल। अब इसका मतलब समझिएगा, अभी तो सिर्फ हम समझा रहे हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। मैं अभी इसका तरीका बताऊँ कि इसको सॉल्व किस तरह से हम लोग करते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए बेसिकली क्या था हम लोग के पास, एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी घात, और एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी घात। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं हम लोग, किस तरह से निकालेंगे हम लोग। देखिए 6 और 20 लिखा हुआ है, 6 लिए हम लोग पहले, और यहाँ पे हम लोग 20 लिए। अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बार में 3 और 2 बार में यहाँ पे 10, फिर 2 बार में यहाँ पे कितना 5, तो 6 को कितना लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3, और 20 को कितना लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ के लिए क्या बोला था, जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। एलसीएम के लिए वैसा कुछ नहीं कहा गया था। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, तो एचसीएफ सिर्फ 1 2 हो जाएगा। एचसीएफ सिर्फ क्या हो जाएगा 1 2। लेकिन एलसीएम के लिए समझिए, एलसीएम के लिए क्या बोला गया है, एलसीएम के लिए वैसा कुछ बोला नहीं गया है यहाँ पे। तो एलसीएम के लिए देखिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे कैसे। संख्याओं में जैसे इसमें 2 कितना बार है, 1 बार, इसमें 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 किसमें सबसे ज़्यादा बार है, जो सबसे बड़ा घात हुआ 2 बार, तो सबसे पहले इसको लिखिए 2 की पावर 2, या फिर 2 इंटू 2 लिख लीजिए, इंटू 3 इसमें कितना बार है 1 बार, 3 इसमें कितना बार है 0 बार। तो इसमें एचसीएफ में हम लोग उभयनिष्ठ देखते हैं, एचसीएफ में हम लोग उभयनिष्ठ देखते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉमन उभयनिष्ठ। एलसीएम में हम लोग सारा नंबर लेते हैं, तो 3 1 में 1 बार है और 3 1 में 0 बार है, तो आप यहाँ से एक 3 लीजिए, इंटू 5 इसमें एक भी बार नहीं है, लेकिन 5 इसमें 1 बार है, मतलब एक 5 भी आ सकता है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 गुना 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 12 5 60। तो एचसीएफ हो गया आपका 2, एलसीएम हो गया 60। यहाँ से आप 2 नंबर के लिए एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या बोले हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बोला है, तो एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था हम लोग के पास, देखिए 2। एलसीएम हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया 60। अब पहली संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे 6, और दूसरी संख्या मान लेते हैं 120, तो देखिए 120 बराबर 120 आ गया। तो कभी भी आप 2 नंबर के लिए कीजिएगा ना, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ये जो बोला जा रहा है यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई करेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सिर्फ कब, 2 धनात्मक पूर्ण संख्या रहेगा तब, कब, जब 2 धनात्मक पूर्ण संख्या रहेगा तब। 3 संख्या के लिए हम वैलिड नहीं करेंगे इसको, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए इसी को हम लोग यदि वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, यहाँ पे हम 2 संख्या को मान लिए ए और बी, तो एचसीएफ निकाल लिए पहले ए और बी का, और एलसीएम निकाल लिए ए और बी का। वो किसके बराबर होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या ए था, दूसरी संख्या बी हो गया, तो इसके बराबर होगा। उसी का यूज करते हुए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं हम लोग। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो 96 कितना होगा, 2 बार में 48, फिर 2 बार में 24, फिर 2 का पहाड़ा से 12, फिर 2 का पहाड़ा से 6 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से 3 बार में। सेम उसी तरह 404 को डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 2 बार में हो जाएगा 202 और 2 बार में हो जाएगा 101। अब 101 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 96 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 और 1 3, 404 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 101। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, सिर्फ बोला है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 1 2 इसमें भी कॉमन है और 1 2 इसमें भी कॉमन है, मतलब 2 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 2 मतलब 4। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम पहला तरीका बताते हैं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे, अभी जो हम लोग पीछे पढ़े। तो देखिए इसमें 2 कितना बार है यदि देखेंगे तो एलसीएम के लिए 2 इसमें है 5 बार, इसमें 2 है 2 बार, तो 2 सबसे ज़्यादा कितना बार है, 2 है 5 बार, तो 2 कितना बार होगा, 5 बार होगा, गुना 3 इसमें कितना बार है, 1 बार, इसमें कितना बार है 0 बार, मतलब 3 भी 1 बार होगा। 101 इसमें कितना बार है, 1 बार, 101 इसमें कितना बार है 0 बार, मतलब 101 भी होगा।
अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 32 गुना 3 कितना हो गया यहाँ पे, 32 गुना 3 गुना 101, तो 32 गुना 3 हो गया 96 और गुना 101, 96 गुना 101 कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग यहाँ गुना करते हैं 101 को 96 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 606 और यहाँ पे हो जाएगा 909, तो हो जाएगा 6969, मतलब 9696 हो जाएगा, 9696। तो ये हो गया एलसीएम। आप यहाँ पे पता है इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते थे जो हमने ऊपर पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर जो 2 नंबर है ए इंटू बी। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है एलसीएम को, तो एलसीएम को हम इधर ही रखते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लीकेशन में दिया मतलब गुना में दिया, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उधर जाता है तो गुना भागा में हो जाता है, तो एचसीएफ हो जाएगा भागा में। अब ए गुना बी बोला है, तो ए देखिए ए एक नंबर 96 दिया हुआ है और दूसरा नंबर कितना दिया हुआ है 404, तो 96 गुना 404 बटा एचसीएफ करेंगे, तो एचसीएफ कितना दिया हम लोग के पास, मतलब दिया क्या अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो कितना आया था 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 101 आ जाएगा, और 101 इंटू 96 करेंगे तो 96 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आपको जिससे मन है उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि इसका यूज करके बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन यदि हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ 6, 72 और 120। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि इसमें यदि आप ये लगाइएगा एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये भी सेम ही आएगा। यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि ए इंटू बी ही आएगा, क्योंकि इसी से हम लोग यूज कर रहे हैं। एच सी एफ कितना था 4 और एल सी एम कितना आया था हम लोग का 9696, और इधर आप यदि लिखा हुआ है कितना 96 और ये कितना लिखा हुआ 404, इसको और इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों का आंसर कितना आएगा सेम आएगा, दोनों का आंसर कितना आएगा सेम आएगा। आप ये प्रूफ करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए अब 3 नंबर दिया गया है यहाँ पे 6, 72 और 120। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि 3 विधि द्वारा करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे यहाँ पे। तो 6 का पहले करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, 72 का करेंगे तो लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 बार में यहाँ जाएगा 36, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 9, फिर 3 का पहाड़ा से लगाएंगे तो 3 बार में। 120 को यदि हम लोग लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा से 60 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से यहाँ 30 बार में, फिर 2 का पहाड़ा से यहाँ पे 15 बार में, और 3 का पहाड़ा से ही 5 बार में कट जाएगा। अब यदि हम लोग देखें तो 6 बराबर हो गया 2 गुना 3, 72 बराबर हो गया हम लोग के पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 120 में यदि हम लोग देखें तो हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये हो गया हम लोग के पास। अब हम लोग को क्या निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पे 3 जन लिखा हुआ है, 3 नंबर दिया हो, तो हम क्या करेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में देखिए 1 2 तीनों में कॉमन है, तो 1 2 लिख लेंगे पहले। अब और एक ध्यान दीजिए, तो 1 3 भी सब में कॉमन है, तो 1 3 भी लिख लेते हैं हम लोग। और कोई चीज़ कॉमन है नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। एलसीएम के केस में क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार होता है सारा नंबर को देखेंगे हम लोग और उसको लिखेंगे। तो आप फिर से गौर कीजिएगा क्या करेंगे। ऊपर में देखिए सबसे ऊपर में हम देख रहे हैं इसमें 2 1 बार लिखा हुआ है, इसमें 2 3 बार लिखा हुआ है और इसमें 2 3 बार लिखा हुआ है। तो 2 सबसे ज़्यादा कितना बार लिखा हुआ है 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 ऊपर में कितना बार लिखा हुआ है 1 बार, 3 इसमें कितना बार लिखा हुआ है 2 बार, 3 इसमें कितना बार लिखा हुआ है 1 बार, तो 3 कितना बार लिखेंगे 2 बार। 5 इसमें नहीं है, 5 भी इसमें भी नहीं है, 5 इसमें है 1 बार, तो 1 5 लिखेंगे। तो 2 गुना 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, 3 का पावर 2 हो जाएगा 9 और गुना 5 हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो 8 5 40 और 40 नंबर कितना हो जाएगा, देखिए पहले ही दोनों गुना किया फिर इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 360। तो एलसीएम कितना हो गया 360 और एचसीएफ कितना हो गया 6। यहाँ पे ये गलती नहीं कर देंगे हम लोग कि यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर कर दिए 6 इंटू 72 इंटू 120, क्योंकि पिछला केस में तो किए थे। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ गुना एलसीएम जो हम लोग पढ़े हैं वो सिर्फ 2 नंबर के लिए पढ़े हैं। कितने नंबर के लिए पढ़े हैं, सिर्फ हम लोग 2 नंबर के लिए पढ़े हैं। तो ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड होगा, 3 नंबर के लिए ये नहीं हो सकता है। 3 संख्या के लिए एचसीएफ गुना एलसीएफ उसके बराबर नहीं होता है। तो ये हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया 360। जब 3 संख्या रहे तो इस मेथड को नहीं लगाना है, ध्यान रहे, हम लिख के काट दिए हैं। आप लोग भी जब कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो लिखते समय काट दीजिएगा ताकि आप लोग को भी परेशानी ना हो। अब देखिए ये हम लोग
एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिए हैं। अब देखिए 1.1 का इंट्रोडक्शन हम पढ़ा चुके थे पहला वीडियो में, 1.2 तक अभी हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग ये सब होमवर्क करते जाइएगा, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ये सब होमवर्क करते जाइएगा प्रश्नावली। तो उसके बाद जो डाउट होगा आप लोग को, जो नहीं बनेगा, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका फिर वीडियो एक बार बना दिया जाएगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, एक साथ में, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने से वाले 3 से 4 मंथ में पूरा मैथ का चैप्टर वाइज सीरीज खत्म कर दिया जाए जैक बोर्ड के लिए, ताकि आप लोग बोर्ड के लिए आसानी से प्रिपेयर हो सके, एग्जाम आते आते आपको बहुत अच्छा से नॉलेज हो जाए, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आज यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।